गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीएम मोदी एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके पीछे कई रिकॉर्ड और हैं और आज की सुबह इसी पर बात करेंगे क्योंकि सुबह हमेशा कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए। दिन बेहतर गुजरता है और आज 11 जून है। कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया था। हालांकि उनकी रिकॉर्ड की लिस्ट तो बहुत लंबी है और इसलिए हमने कल उन पर कोई खास स्टोरी नहीं की और आज मैं बात उन्हीं के रिकॉर्ड्स की करूंगा क्योंकि हमें वैसे तो उनके बहुत से रिकॉर्ड्स पता हैं, मगर इस पर बात करना भी ज़रूरी है कि आखिर मोदी ये ईरा था कैसा जो अभी चल रहा है और इसमें अभी तक देश कहाँ पहुंचा, कितना मजबूत हुआ, देश ने क्या क्या पाया। वैसे देखा जाए तो अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत सी चीज़ें क्रिटिसिज्म करने के लिए होती हैं, मगर उसमें जाना नहीं चाहिए। आज एक रिकॉर्ड की बात है और इसलिए हमें बात पॉजिटिव तरीके से ही करनी चाहिए। और कल तक ये प्रोग्राम हमने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ आ रहा है। हम ना तो अंधभक्त हैं और ना तो हम खाम खा की क्रिटिसिज्म करते हैं, मगर एक सजग, एक सटीक पत्रकार के तौर पे हमें ये जानना भी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों से देश के लिए क्या क्या किया। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, अगर कुछ पॉइंट्स मिस भी हो गए हों तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर कोई अलग कार्यक्रम कर लेंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम मैंने अकेले करने का सोचा क्योंकि बातें वही रखनी चाहिए जो रिकॉर्ड में है। सबसे पहले अगर ये बात करें कि आज देश कहाँ है, तो आज देश एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वो मई 2014 से जो देश की तरक्की शुरू हुई थी वो आज 2026 आते आते बहुत हो चुकी है। इकोनॉमी, सोशल कोहिज्म, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स एंड इंडियाज स्टैंडिंग अब्रॉड, ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ शब्द मैंने ऐसे निकाले जो आज भारत का व्याख्यान करते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि भारत को समराइज करना है तो इन चीज़ों से किया जा सकता है। शुरुआत मैं एक ऐसे पॉइंट से करूंगा जिसने एक क्रांति ला दी देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.0 जो 2014 में पहला कार्यकाल था, इसकी शुरुआत उससे हुई थी। प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि मैं उस शख्स तक पहुंचना चाहता हूं जो कतार में आखिरी जगह खड़ा है, यानी कि सबसे आखिरी, सबसे निम्न स्तर पर, और वो पहुंचे भी। और वो पहुंचे कैसे? डिजिटल वेलफेयर से। एक ऐसा डिजिटल वेलफेयर शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने जिसमें लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स थे। सबसे पहले तो लोगों के अकाउंट खुलवाने शुरू किए। ऐसे ऐसे गरीब लोग जिन्हें शायद बैंक का पता भी नहीं था, जिन्हें बैंक में जाके फॉर्म कैसे भरना है, अकाउंट होता क्या है, पासबुक क्या होती है, ये पता ही नहीं था, उन लोगों को डिजिटल अकाउंट्स तक लाया। उन लोगों के खातों में पैसे जमा हुए और फिर उसने भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। ये डिजिटल वेलफेयर स्कीम ऐसी थी जिसने वाकई में दूर दराज इलाकों में रहने वाले निम्न स्तर के गरीब को भी एक बैंक के साथ जोड़ा। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर हुए। दिस डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट। इसने सबसे बड़ा जो काम किया, आम नागरिकों का एक सरकार के साथ, एक स्टेट के साथ रिश्ता क्या होता है वो बताया। दूसरी मुहिम जो हमारे दिलों में बस गई और उसने हमें एक सिविक सेंस दी, वो थी स्वच्छ भारत अभियान, जो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़क पे आए और उन्होंने वो जो झाड़ू सड़क पर लगाया, कहीं ना कहीं वो ये बात हमें बता गया कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, प्रकृति कितनी ज़रूरी है। प्रकृति के साथ देश को जोड़ा गया। चाहे बहुत से लोग आज भी राह में चलते फिरते गंद फैलाते हों, मगर फिर भी लोगों को ये समझ आई कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। इसी के साथ एक और मुहिम जुड़ी और वो मुहिम थी टॉयलेट्स बनाने की। पूरे देश में टॉयलेट्स बनाने की एक मुहिम चली और वो ऐसी मुहिम थी जिसने ये बताया कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा,
टॉयलेट होना कितना ज़रूरी है। शौच एक सोच है। उन्होंने देश को ये अपील की, ये ज्ञान दिया और उसके बाद देश इसके साथ भी जुड़ता गया। ये दो चीज़ें ऐसी थी जो हमें पर्यावरण के करीब लाई कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी होती है। प्रधानमंत्री की इस मुहिम ने देश को एकजुट लाया। इसके ऊपर कई शॉर्ट फिल्म्स बनी, कई हिंदी फिल्म्स बनी, लोगों में अवेयरनेस आई और कम से कम लोगों को ये समझ आया कि शौच सोच, हमारी एक आइडियोलॉजी, एक सोच के साथ जोड़ना इसको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने योगा, एक वेलनेस को लेकर ऐसी मुहिम चलाई और 21 जून को जो वर्ल्ड योगा डे घोषित किया, भारत के एक पुरातन एक्सरसाइज योगा जो शायद बहुत से कम लोग अपने घरों में करते होंगे, उसने कई लोगों को जीने की एक राह सिखा दी। कई लोग जो बेड पर पड़े थे शायद उठकर भी चलने लगे। योग हमारी संस्कृति में बहुत पुरातन था, बहुत पुराना था, मगर उसे जगाया प्रधानमंत्री मोदी ने। खुद लोगों के बीच जाकर योगा किया और फिर योग निरोग रहने का एक साधन है, ये पूरे संसार को भी बताया और आज पूरी दुनिया भारत को योगा में फॉलो कर रही है। अभी 10 दिन बाद 21 जून वर्ल्ड योगा डे आएगा और उस पर फिर आपको दुनिया भर के लोग योगा करते दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगले कुछ जो पॉइंट्स मैंने निकाले थे वो ऐसे थे जिसने देश को एक नई शेप दी। पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस 12 साल के कार्यकाल में दिया, जिसने वाकई में देश को रीशेप कर दिया। रीशेपिंग ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बॉर्डर कनेक्टिविटी, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ ऐसा था जिसने भारत को बहुत जल्द विकास की राह पर लाया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं और उन्होंने बिछाया भी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जाल को और ज़्यादा फैलाया, जिसमें रेलवे, एयरपोर्ट्स को भी लाया गया और आज भारत का कोई भी हिस्सा सड़क से एक दूसरे से ना जुड़ा हो ऐसा नहीं हो सकता। और अब तो कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन पहुंचाकर भी ये सपना सच हो गया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही उन्नति कर रहा है। फिर बात उस पॉइंट की करते हैं जो हमें बहुत अपना लगता है, J&K। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, उन हर चीज़ के साथ जोड़ा और जम्मू कश्मीर के लिए खास प्यार ये दिखाया कि यहाँ की पब्लिक को जो उन्होंने हेल्थ कार्ड्स बनाकर दिए, जो हालांकि पूरे देश में नहीं थे, उसमें से बढ़ोतरी की गई, तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास भी किया गया। अब आते हैं उन कोर मुद्दों पर जिन्हें शायद हम कई बार समझते थे कि वो हो ही नहीं पाएंगे। हमें लगता था 3 तलाक, हमें लगता था राम मंदिर, हमें लगता था धारा 370, ये कभी नहीं पूरे हो पाएंगे और बीजेपी हर बार इन पे केवल चुनाव लड़ती है। मगर प्रधानमंत्री के जहन में और दिल में ये मुद्दे ताज़ा थे और उन्होंने इन्हें सुलझाया भी और ये भी बताया कि हर चीज़ को लीगल तरीके से ही किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रह के ये सारे मामले सुलझे। आज रामलला भी भव्य राम मंदिर के बीच में स्थापित हैं। आज जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35 से अलग होकर देश का एक अभिन्न अंग तो थी ही थी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आज एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की जो एक नारा था उसके तहत है। और साथ ही साथ 3 तलाक से निजात पाकर बहुत सारे लोग, मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोग खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो एक आम मेन धारा के साथ चल रहे हैं और आज के समय में, आज के समाज में वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसकी मैं आखिर में बात करना चाहता हूं और जो शायद लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के अभी तक के ये जो रिकॉर्ड कार्यकाल है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो है हिंदुत्व मूवमेंट। हिंदुत्व मूवमेंट को आप चाहे किस नज़रिए से देखते हैं, मगर मैं इसे बहुत ही सटीक तरीके से देखता हूँ। वो ये
कि चाहे चुनावों के बीच कई बार कई नेताओं ने अलग अलग नारे दिए हों, चाहे ये नारा आया हो कि बटेंगे तो कटेंगे, मगर हिंदुत्व मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी। यानी कि वो हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि भारत में हर धर्म को, हर जाति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर क्यों जो मेजॉरिटी थी वो हमेशा से माइनॉरिटी की तरह जीती रही और माइनॉरिटी के साथ अपीसमेंट पॉलिसी कई सरकारें करती रही। चाहे आप मेरी बात से सहमत हो ना हो, मगर मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स विल एग्री विद माय पॉइंट दैट मोदीज कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सपोर्ट इज हिंदुत्व मूवमेंट। उन्होंने हिंदुत्व मूवमेंट को एक ऐसा शेप दिया, उन्होंने लोगों को सुरक्षा प्रदान की, उन्होंने लोगों को मेंटली स्टेबल किया ताकि उन्हें ये लगे कि नहीं, ये हमारा देश है, हम यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ पर डेमोक्रेसी हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो ही सर्वप्रिय भी है और सर्वोत्तम भी है, सर्वोच्च भी है। यानी कि ऑन द टॉप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लीगल सिस्टम ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास एक आम नागरिक को करवाया। यही कारण था कि मोदी हर जगह बहुत फेवरेट होते चले गए। ऐसा हुआ कि जिन जिन राज्यों में कभी बीजेपी की सरकारें दूर दूर तक आने का नहीं सोचती थी, वहां पर बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स बनी और उसके पीछे कारण थी यही मूवमेंट। लोगों को सुरक्षित महसूस करवाया गया, लोगों के जहन में ये रखा गया कि हमें अब इस पॉलिसी पे ही चलना है, हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए चाहिए और हमें बहुत गर्व से ये कहना है कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम सिख धर्म से हैं, हम इस्लाम धर्म से हैं, हम किसी भी धर्म से हैं, हम बहुत ही सुरक्षित हैं भारत की सरकार और भारत के तिरंगे के तहत अपने देश में। तो ये एक जो एहसास था, ये मोदी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कोर इशू था, जिसने उन्हें भारत में सबसे फेवरेट बना दिया। केवल भारत में ही नहीं, आज उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता कहा जा रहा है। मगर अगर हम भारतीयों की बात करें तो करीबन 40 से 45% वो लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं जो कभी कांग्रेस की आइडियोलॉजी या किसी और रीजनल पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे। लोगों का कहना है कि पार्टी एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ। एक ही ऐसा नेता है जिसके खिलाफ शायद दूर दराज गांव में बैठा हुआ एक बुजुर्ग, एक युवा, एक महिला भी कुछ सुनना नहीं चाहता, और उसका कारण है एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उस समाज को जो कहीं शायद जिन्होंने मोदी को सामने देखा भी ना हो, मगर वो भी अपने आप को इस प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यही है मोदी ईरा और यही है प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड जो उन्हें हमेशा फेवरेट बनाते हैं, और जिस कारण वो ये रिकॉर्ड बना पाए कि वो भारत के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। ये रिकॉर्ड कभी फ्यूचर में टूट पाएगा या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, मगर एक बात तो है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा दिलों पे राज करने वाले प्रधानमंत्री शायद देश को इसके बाद ना मिले। तो मोदी ईरा की ये पॉजिटिव बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।